नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। और आज मुद्दा उत्तराखंड के जोशीमठ का, जहां पर बड़ी बड़ी दरारें और दरारों के बाद अब आपदा से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यानी मोदी सरकार और राज्य सरकार मिलकर जोशीमठ को बचाने के लिए अब एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने में जुट गई है। प्रशासन की ओर से आपदा प्रभावित इलाकों में बुलडोजर वाले एक्शन की तैयारी भी हो चुकी है। जर्जर मकान और निर्माण को तोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। दरअसल पिछले दिनों तकनीकी समिति ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी, जिसके बाद अब दरके और जर्जर निर्माणों को तत्काल ढहाने की सिफारिश जो की गई थी, उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। बताया यह भी जा रहा है कि इन दरख्ती इमारतों को अगर गिराया ना गया तो लोगों के जान माल को काफी नुकसान हो सकता है। और इसकी दो जो तस्वीरें सामने आई वो आपने बखूबी देखी। तो ऐसे में शुरुआत दो जर्जर होटलों को गिराने से शुरू हुई है। जरा पहले रिपोर्ट देखिए और उसके बाद शुरू करेंगे जवाब देना पड़ेगा। लोगों के आशियाने पर लाल निशान, घर गिराने की कवायद से मायूसी, बेबस परिवार उजड़ने को तैयार। ये कैसी मजबूरी कि बचने के लिए मिटना जरूरी। जोशीमठ में दरारों की वजह से दहशत का माहौल है और इसी दर्द दहशत से बचने का एक्शन प्लान है जर्जर निर्माण को गिराना। लिहाजा प्रशासन 2 होटलों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर चुका है। जोशीमठ के होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को ढहाया जा रहा है। ये 2 होटल हैं जिसमें आज होटल मलारी इन को आज स्टेप वाइज डिमोलिश किया जाएगा। सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को डिमोलिश करेंगे। इसके डिमोलिश करने का कारण यह है कि ये टिल्ट हो गए हैं। ये दोनों होटल एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं सिंकिंग के कारण से, कभी भी गिर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट की टीम ने ये डिसाइड किया कि इसको डिमोलिश किया जाए। सरकार की ओर से असुरक्षित निर्माणों पर कार्रवाई के लिए 3 फेज में कार्रवाई की तैयारी की गई है। 2 होटल्स को तोड़ने की कार्रवाई के लिए एडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और काम शुरू कर चुकी है। इस दौरान प्रशासन की ओर से इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक जाने के निर्देश दिए गए हैं। जोशीमठ में जर्जर हुए भवनों में रह रहे तमाम परिवारों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। सरकार की ओर से आपदा प्रभावित परिवारों को 4,000 रुपए मासिक की दर से राहत पैकेज दिए जाने की घोषणा की गई है। लोगों को बचाने के लिए सरकार जो कुछ कर सकती है सब कुछ कर रही है। अब देखना है कि जोशीमठ को बचाने में लोग कैसे सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये बहुत तकलीफ देने वाली है, क्योंकि इन दरख्ती दीवारों को देखकर हर किसी का कलेजा फट रहा है जो लोग वहां पर रह रहे थे। ये दरख्ती दीवारें लोगों को इतनी तकलीफ दे रही हैं कि लोगों के आंखों से जो आंसू इस वक्त झलक रहे हैं वो ये बार बार बयां कर रहे हैं कि उनके भावनात्मक तौर पर कितने जुड़ाव इन मकानों से हैं, क्योंकि ये मकान उनकी खून पसीने की कमाई से सींचा हुआ घर है। और जब ऐसे खून पसीने की कमाई से सींचा हुआ घर दरख्ता है तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसी ही तकलीफें इस वक्त लोग वहां पर महसूस कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लोगों को तकलीफ इस बात की भी हो रही है कि जहां पर सालों साल गुजार दिए, अब वो दीवारें हमेशा हमेशा के लिए जमींदोज हो जाएंगी। जोशीमठ पर करीब 50 साल पहले चेतावनी दी गई थी। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि उसके बाद भी सरकार क्यों नहीं जागे। 7 मई 1976 में मिश्रा कमेटी ने इस बात की चेतावनी दी थी। आपको मिश्रा कमेटी की तमाम वो सिफारिशें भी याद होंगी और चेतावनी भी। महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में दरअसल कमेटी ने इस पूरे मामले की जब जांच की थी तो बताया था कि आने वाले दिनों में जोशीमठ में क्या उसके आसपास के इलाकों में भी इस तरीके की तस्वीर सामने आएगी। भूस्खलन और डूबने के बारे में इस जांच रिपोर्ट में जिक्र था। रिपोर्ट में जोशीमठ के प्रतिबंधों पर भी सुझाव दिया गया था, लेकिन इन सब सुझावों को नहीं माना गया। 1976 की बात बता रहे हैं। भारी निर्माण कार्य और पेड़ों की कटाई पर रोक के सुझाव इसी कारण से दिए गए थे। ड्रेनेज का निर्माण, उचित सीवर सिस्टम को ठीक करने के सुझाव दिए गए थे। लेकिन मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट्स की तमाम जितनी भी सिफारिशें थी उन सबको दरकिनार कर दिया गया। अब आदि शंकराचार्य ने भी इस पूरे मामले को लेकर देखिए अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। जोशीमठ में भौगोलिक परिस्थितियों को अनदेखा किया गया। जिम्मेदार कौन है? विकास योजनाओं को लागू करते वक्त मूल बातों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया?
जो अब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट थी उनकी सिफारिशों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? जब आप विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रहे थे तो इन मूल बातों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? जोशीमठ में बड़े निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हुए। इस वक्त कम से कम 5000 लोगों की जिंदगियां खतरे में है। जोशीमठ आपदा के लिए पनबिजली परियोजनाएं भी दोषी रही हैं। मिश्रा समिति की सिफारिशों की अवहेलना की गई। पिछले साल भी विशेषज्ञों की एक टीम ने संकट के संकेतों को देखा, उसके बावजूद भी यहां पर फिर भी अनियोजित जो विकास कार्य थे वो चलते रहे। पहाड़ में दरार कौन जिम्मेदार? देखिए, जोशीमठ में घर सड़क पहाड़ में दरार इस वक्त है, टिहरी में झील में दरार इस वक्त है, कर्णप्रयाग में घरों में दरार आ चुकी है। तो देखिए, आप इस वक्त समझ सकते हैं, टिहरी, कर्णप्रयाग और जोशीमठ, कमोबेश हर जगह पर आलम एक जैसा ही है। तो आप समझिए जरा, टिहरी में तो झील में दरार आ गई है, इससे ज्यादा अब और आप क्या मतलब सोच रहे हैं समझ में नहीं आता कि पहाड़ों में दरार आ रही है, झीलों में दरार आ रही है, घरों में दरारें आ रही हैं और विश्वास में भी दरार आ रही है। क्योंकि अब इस वक्त जो हालात है उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 1976 में ही मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही थी खतरा है, तो फिर क्यों इन तमाम बातों को दरकिनार किया गया? हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन, प्रवक्ता बीजेपी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वामी चक्रपाणी, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, और राम श्रीवास्तव, भूवैज्ञानिक हमारे साथ में, शैलेंद्र गोदियाल, हिमालय पर्यावरण चिंतक हमारे साथ में जुड़ेंगे जल्द ही। लेकिन इस बीच पहले मेरी सहयोगी महिमा इस वक्त मौजूद है जोशीमठ में ही, जो वहां के हालातों का जायजा ले रही है। महिमा का सीधे पहले रुख करेंगे। महिमा, क्योंकि आप वहां दरकती दीवारों को भी देख रही हैं और आप ढहते मकानों को भी, लोगों के इन आंसुओं को भी आप देख रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त की अगर बात की जाए तो कुछ देर पहले तस्वीरें यहाँ पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने तमाम दर्शकों को दिखाई थी कि यहाँ पर होटल के मालिक इस वक्त हैं और होटल के मालिक के परिवार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की है और उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की है। उनकी तरफ से आत्महत्या की बात यहाँ पर कही जा रही है कि अगर उनको ज़बरदस्ती यहाँ से हटाने की कोशिश की गई तो वो आत्मदाह करेंगे और ऐसे में उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पेट्रोल छिड़क कर मैं अपनी जान दे दूंगा। और आपको जानकारी दें कि देखिए इस वक्त, हाँ सर, पैसा बताया क्या, कितना पैसा? नहीं, कोई एक आए थे तो ये लोगों ने देखा 2,92,00,000 का कुछ बनाया था उन्होंने, लेकिन उससे हम सहमत नहीं है। हम तो एक मांग और करते हैं, हमारा दूसरा एरिया में नेशनल हाईवे पे इतना जगह में हमारी इतनी बड़ी बना दो, तब भी हम कोई बात नहीं। देखिए आपको जानकारी देते हैं कि अभी इन परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया गया था पुलिस पर कि पुलिस धमकी देने की कोशिश करी, परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया गया। हाँ बिल्कुल, धमकी दे रहे हैं, यहाँ आकर के बोल रहे हैं आप जाइए, यहाँ पे खड़े मत रहिए। क्यों नहीं रहिए भाई, हमारी प्रॉपर्टी, हम नहीं रहेंगे, कौन रहेगा खड़ा यहाँ पे? यानी कि हम इसको प्रशासन के हाथ सुपुर्द कर दें और प्रशासन अपनी मनमानी करे इसमें। और हम अगर ऐसे करके चले जाएंगे तो रात को भी दोस्त, हम तो रात को भी अब यहीं सोएंगे, हमें नहीं जाना उन शिविरों में, हम तो रात को भी यहीं सो, पता लग रहा है रात को ही प्रशासन ने दोस्त कर दिया और बिना लिए दिए दोस्त कर दिया। हम कैसे इसमें नोटिस नहीं दिया था पहले मुआवजे की मांग? नोटिस नहीं है, मुआवजा तो बहुत देर की बात है, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं है कि आपका मकान तोड़ रहे हैं, ये किस हिसाब से तोड़ रहे हैं भैया? अगर जब इन्होंने जो है जिस दिन हम ये 3 तारीख को, जिस दिन पहले दिन से ये दरारें आनी शुरू, उस दिन तो प्रशासन बिल्कुल मौन रहा, किसी प्रकार की कोई, जब लोग जनता सड़क पे आई, मिसाल जुलूस निकाले, तब जाकर के प्रशासन को ये लगा कि अब तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। नहीं तो ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं महिमा, ये लोग क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये बोल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी अगर दूसरे की जान माल के लिए खतरा हो रहा, अवश्य ध्वस्त होना चाहिए, लेकिन ध्वस्तीकरण से पहले इनको जो है कि पूरा बद्रीनाथ के तर्ज पे वन टाइम सेटलमेंट हमारा कर देना चाहिए। और तब जाके, यह तो एक शर्त और है कि नेशनल हाईवे पे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारी बना दीजिए। और अभी मेरा बेटा उन्हें मेजरमेंट करने वालों के साथ जा रहा है, तो वहाँ जो है कि बाथरूम नहीं नाप रहे हो, स्टोर नहीं नाप रहे हैं, जहाँ हाथ नहीं पहुँचा वहाँ नहीं नाप रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? तो देखिए ये होटल के मालिक थे पूजा, और इनकी तरफ से कहा गया कि पूरी तरह से जो माप नहीं रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पर उनका हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर वो माप नहीं रहे और इनकी तरफ से मुआवजे की मांग। बड़ी खबर इस बिचारी, मैं आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर, जोशीमठ में लोगों का विरोध प्रदर्शन, लोग कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, और लगातार वहां पर एक्शन जारी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए जोशीमठ में लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं वहां के, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीपीसी के खिलाफ लोगों का ये आक्रोश, उनका कहना यह है कि उनके पास कोई नोटिस नहीं है, उनके घरों के खिलाफ जो ये कार्रवाई की जा रही है उन्हें दहाने की, इसके लिए उनके पास में कोई कम से कम एक
नोटिस तो होना चाहिए उनके पास में, लिखित में तो कुछ होना चाहिए। अगर आज उनकी ये प्रॉपर्टी लोगों के लिए खतरा बन रही है, इससे जान माल का नुकसान हो सकता है, तो आप भले ही इसको ढहा दें, लेकिन इसके बदले उनका भी तो कुछ फुल एंड फाइनल किया जाए। उनकी ये जो संपत्तियां हैं, जो उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इसको सींचा है, उसका क्या? चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ में, प्रवक्ता बीजेपी, उन्हीं के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बाकी लोगों से आपको मैं तारुफ करा चुकी हूं। तो देखिए, अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि साहब ये एक प्राकृतिक आपदा है, हमारा जो हिमालय है वो आज भी बड़ा हो रहा है और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, सबसे कच्चा हिमालय कहा जाता है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब हैं, धीरेन्द्र प्रताप सिंह हैं और स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, राम श्रीवास्तव हमारे साथ में, शैलेंद्र गोदियाल हमारे साथ में। सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे दो सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता इस वक्त है उनके साथ में करूंगी। डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब, बड़ी बात यह है कि ना पहले भरोसे में लिया गया लोगों को और ना अब लोगों को भरोसे में लिया जा रहा है, जिस कारण से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। क्या कहेंगे इस पर? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तुलसी मठ की इस बहुत बड़ी आपदा को अपनी प्राथमिकता में लिया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पर अपना काम कर रहे हैं। हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियां हैं, एक तात्कालिक राहत की है, बचाव की है, और एक दूरगामी योजना को लेकर। जहाँ तक वर्तमान में इस समय ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई चल रही है, उसके बारे में ये तय किया गया था, जब मुख्य सचिव ने अध्यक्षता करी थी, कि जिन बिल्डिंगों में दरारें आ गई हैं और जिनसे गिरने पर जान माल की क्षति हो सकती है या अन्य भवनों को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे भवनों को गिराना होगा और उसी के तहत जो है ये कार्रवाई आगे चल रही है। और निश्चित तौर पर ये सब जानकारी जनता के। मेरा सवाल सर अभी बरकरार है, सर मेरा सवाल अभी बरकरार है भसीन साहब, आपने हमने बहुत बार चर्चाएं की हैं। मेरा सवाल फिर से मैं दोहरा दूं, मेरा सवाल ये है कि लोगों को भरोसे में क्यों नहीं लिया जा रहा? कोई भी आपदा आती है, यहाँ पर 14 महीने से लोग इन दरख्ती दीवारों के बीच में रहने को मजबूर थे। कई लोगों की कहानियां ऐसी कि बच्चे उन दरख्ती दीवारों के बीच पढ़ा करते थे और फिर भी हर वक्त ये टपका, यानी एक डर रहा करता था कि न जाने कब ये दीवार ढह जाए। आज कार्रवाई हो रही है तो लोगों को भरोसे में क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल सबको इसमें जानकारी में है मामला। दूसरी बात मैं और कहूँगा, अभी तक जो है हमने 81 परिवार शिफ्ट भी किए, बिना लोगों को विश्वास मिली तो कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके अलावा जो है हमने परिवारों को जो राहत जो राशि है उसका वितरण भी किया है और इसके अलावा जनता को पता है क्या स्थितियां हैं, तो जनता को विश्वास में ना लेने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता, क्योंकि जनता की सबसे बड़ी फिलॉसफी है और जनता को विश्वास में और बिना सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो निश्चित तौर पर जनता के संग सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कुछ बातें हैं तो लोगों की अपनी आपत्तियां हैं और कुछ के निर्माण के बारे में भी अलग अलग सवाल उठते रहे हैं। तो आप जो भी जिक्र अभी टिहरी और कर्णप्रयाग का भी कुछ ऐसे, धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, ये सिर्फ जोशी मठ नहीं है, सवाल ये कि न जाने ऐसे कितने और जोशी मठ। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, टिहरी में झीलों में दरार, कर्णप्रयाग में घरों में दरार, वहां पर भी पहाड़ों में दरार, अब ऐसे हालात आपके हिमालय के? देखिए, ये जो हमारा उत्तराखंड है ये सेस्मिक जोन में आता है और इसके बारे में प्रारंभ से ही ये शंकाएं रही हैं कि ये यहाँ कच्चे पहाड़ हैं और कभी भी ऐसी आपदा आ सकती है। अब ये बात सही है कि जो पहले 47 साल पहले कुछ लोगों ने कहा, फिर 20 साल पहले कुछ लोगों ने कहा, समय समय पर कई कमेटीज ने अपनी रिपोर्ट्स दी हैं। मैं निश्चित तौर पर इस बात के लिए मैं भी राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और एक बड़ी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं इस जिम्मेदारी से नकारूंगा नहीं कि इसको हम सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसको पूरा बहुत अच्छी बात आपने कही, जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि कम से कम जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं और वो भी तब जब ऐसे हालात है जहां पर बाकी लोगों को भरोसे में लेना जरूरी है। मैं आपके पास वापस लौटती हूं, स्वामी चक्रपाणी महाराज सर, मैं आ रही हूं आप लोगों के पास, सबको जरा एक बार मौका दे दे, फिर और विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि ये कहीं दैवीय आपदा की ओर इशारा तो नहीं? ये कह रहे हैं कि हमारा कच्चा पहाड़ है और यहाँ पर इस तरीके की दैवीय आपदा की शंका हमेशा रहती है, लेकिन आप क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हिंदू महासभा है, सभी की अलग अलग अभी तक मांग सामने आ रही है और सभी का अपना अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकलकर सामने आ रहा है। आप क्या कहेंगे, किसी दैवीय आपदा की ओर इशारा तो नहीं? देखिए पूजा जी, यह ज्योतिर्मठ जो है हमारे सनातन धर्म के ध्वजावाहक आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित, यह ऐसा प्रकृति और इतिहास और संस्कृति का एक त्रिवेणी है
और जिसको आप ये समझ लीजिए कि जिसके मनुष्यों द्वारा और आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई सबने कहीं ना कहीं उस ज्योतिर्मठ की तरफ से उपेक्षा की। आप देखो कि 1976 में जो मिश्रा कमेटी बनी थी जिसने रिपोर्ट दिया था कि किसी भी तरीके से यहाँ पे ईंट और सीमेंट और विस्फोट न किया जाए, कोई भी आधुनिकता के नाम पे यहाँ पे छेड़छाड़ न किया जाए, लेकिन उसके उलट क्या हुआ, सरकारें जितनी आई आधुनिकता के नाम पे और विकास के नाम पे उस हमारे ज्योतिर्मठ को रौंद दिया, और जिसका परिणाम ये प्राकृतिक आपदा पूजा जिसको नहीं कहेंगी, ये सरकारों द्वारा जानबूझ के लाई गई आपदाएं हैं, चाहे सरकारें कोई भी हो। आज देखो कि तरस रहे लोग वहां पे रो रहे हैं, उसका कारण जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से सरकारों को लेना चाहिए। मैं अभी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने कमेटी बनाई है, लेकिन अब तक आजादी के बाद से सबने उपेक्षा की। और निश्चित रूप से प्रकृति के साथ जब कोई छेड़खानी करता है तो निश्चित रूप से सरकार निश्चित रूप से उस चाहे कोई भी हो और प्रकृति अपनी विकराल रूप दिखाती है। उसी का आप कब तक छेड़छाड़ करोगे उस प्राकृतिक हमारी उस धरोहर को, सांस्कृतिक धरोहर को, जिस ज्योतिर्मठ से पूरा देश नहीं विश्व उस पे एक आस्था से सर झुकाता था, वहां को जिस प्रकार से भेदन किया गया है, जिस प्रकार से उसका दोहन किया गया है, वो दुनिया के सामने आ रहा है। प्रकृति अपना रूप दिखाती है, तो अभी तो प्रकृति ने सच पूछो तो कुछ नहीं आप दिखाया। ये कह रहे हैं मानवीय लालच, आप कह रहे हैं कि मानवीय लालच की भेंट चढ़ रहा है जोशीमठ। बिल्कुल बिल्कुल, मानवीय और सरकार की लापरवाही जो अब तक की आजादी के बाद से जो काम अंग्रेजों ने मैं आपके पास चक्रपाणी महाराज जी वापस लौटूंगी। राम श्रीवास्तव भूवैज्ञानिक और शैलेंद्र गोदियाल जी भी हमारे साथ में लगातार। राम श्रीवास्तव जी, आगे क्या, क्योंकि आप भूवैज्ञानिक है, वहां जमीनों में दरार है, मकानों में दरार है, सड़कें फट रही हैं, तो क्या ये पहाड़ ढहने वाला है? शैलेंद्र गोदियाल जी, राम श्रीवास्तव जी के पास शायद आवाज नहीं जा रही। शैलेंद्र गोदियाल जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दरअसल क्या है कि ये मानव जनित आपदा है और हमें समझना होगा, पहले हिमालय को समझना होगा कि जो उत्तराखंड में, खास करके उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो चमोली जनपद है या फिर टिहरी जनपद है या उत्तरकाशी जनपद है या फिर पिथौरागढ़ अल्मोड़ा वाला जो इलाका है, वो जो हिमालय क्षेत्र से जुड़ता है जी, ये जो पहाड़ी शहर हैं, हमारे अधिकांश जो पहाड़ी शहर हैं ये मोरेन में बसे हैं, मोरेन के ऊपर बसे हैं, और इन्हीं में से जोशीमठ भी मोरेन के ऊपर बसा हुआ एक शहर है जो वैज्ञानिकों के मत के अनुसार वो है। और मैं आज ही पढ़ रहा था कि जो जीएस वाल्टन थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने 1910 में उनकी एक किताब आई गढ़वाल हिमालयन गजेटियर, उसमें उन्होंने जोशीमठ के बारे में बहुत डिटेलिंग से बताया है कि वो किस तरह का कस्बा था। उस समय वहाँ पे पारंपरिक घर थे, छोटे घर थे, पठाल और लकड़ी के घर थे। आज वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं और कई सारी इमारतें बन चुकी हैं। दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छा जिक्र किया था कि जोशीमठ में जो घराट थे, जो जिन्हें पंचक्की कहते हैं, वहाँ पे वो जो पहाड़ी से जो औली से जो नदी वो आ रही थी, गदेरा आ रहा था, तो उसके लिए उसका ड्रेनेज सिस्टम था एक बहुत अच्छा। उन्होंने वो कर रखा था कि उस गदेरे में छोटे छोटे घाट बना रखे थे और वो फिर नीचे अलकनंदा इसमें मुझे फिर एक सवाल इसमें आता है कि जब आप विकास की बात करें, भाई उत्तराखंड को अगर विकसित बनाना है, वहां पर पानी और जवानी दोनों वहीं के इस्तेमाल वहां पर हो, उसके लिए वहां पर लोगों को रोजगार देना होगा। सरकारें कहती हैं कि साहब विकास करना है, विकास के नाम पर ये सारे काम किए जा रहे हैं, टूरिज्म को वहां पर लाया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, चाहे ऑल वेदर रोड की बात हो, चाहे और बड़े बड़े नेशनल हाईवेज की बात हो। फिर अगर ये सब काम होगा तो वहां पर तो ये पहाड़ दरकता रहेगा। तो दोनों में से फिर तो ये वो सिचुएशन है क्या, एक चीज को चुनना होगा, या तो पहाड़ को बचा लीजिए या विकास कर लीजिए? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों चीज पैरेलल हो सकती हैं। विकास भी हो सकता है और बिल्कुल वो भी हो सकता है। आज की डेट में इको टूरिज्म हो रहा है और इको टूरिज्म में आप जो स्थानीय जो पारंपरिक घर हैं, आप होम स्टे बना सकते हैं या इस तरह के वो चला सकते हैं कि जिसमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो, इस तरह का ना हो कि उनका ड्रेनेज सिस्टम। आजकल पहाड़ों में एक फैशन आ गया है कि जो भी गदेरे हैं, जो छोटी नदियां हैं, जो बरसाती नदियां जिन्हें कहते हैं, जो बरसात के समय में आती हैं, उनके बीच में मकान बना दे रहे हैं लोग। और फिर आपदा में क्या हो रहा है कि मतलब आप भी कह रहे हैं कि ज्यादा लालच, आपदा को रूप ले, आप भी कह रहे हैं कि ज्यादा लालच हमारे पहाड़ों को कमजोर कर रहा है। मैं आप सभी के पास वापस लौटूं। आपकी चर्चा में दो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई। एक, ये जो मानवीय लालच है, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह। दूसरा ये
कि सरकारों ने विकास के नाम पर अनदेखी की, जिसका खामियाजा आज लोगों को वहां पर भुगतना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि कुछ लोग यहां पर जो हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद है वो ये भी कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ में अगर छेड़छाड़ करोगे तो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड बार बार इसकी गवाही दे रहा है और बार बार उत्तराखंड में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब, प्रवक्ता बीजेपी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ में, राम श्रीवास्तव भूवैज्ञानिक हमारे साथ में, शैलेंद्र गोदियाल हिमालय पर्यावरण चिंतक हमारे साथ में इस वक्त हैं। और देखिए तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है, आप देवेंद्र भसीन साहब फिर से मैं आपकी तरफ रुख करूंगी, ये सिर्फ एक जोशीमठ नहीं है बल्कि अब तो कर्णप्रयाग हो चाहे टिहरी हो, वहां पर भी ऐसी ही दरारों का सामना लोग कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोगों की माथे पर शिकन साफ तौर पर देखी जा सकती है। और फिर से वही सवाल सरकार के घेरे में, सरकार इस वक्त घेरे में, सरकार के पाले में फिर से वही सवाल कि क्यों इतनी देरी कर दी जाती है आते आते। पूजा जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जैसा भी मिश्रा कमेटी की बात आई है, शुरुआत हुई थी 1976 से, कुछ 2006 में एक कमेटी की रिपोर्ट और आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2013 में एक कमेटी की रिपोर्ट और आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी हाल के समय में एक रिपोर्ट आई है और एक राशि भी साथ में आई जिसमें सरकार काम कर रही है। हमारा कहना ये है कि वास्तव में हम स्वीकार करना चाहिए हमको कि कहीं ना कहीं पर एक त्रुटि हुई है, उपेक्षा की गई है। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो आपने बात कही पूजा जी कि अन्य क्षेत्र भी दायरे में आ रहे हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि हम विभिन्न स्थानों का जो कैरिंग कैपेसिटी है, वाहन क्षमता है, उसका आकलन करेंगे। क्योंकि हो ये रहा है कि वाहन क्षमता कम है, कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। बिल्डिंग जितनी बनाने को अनुमति दी गई उससे 2 गुना या 2 मंजिल कहा गया, 4 मंजिल बना दिया गया और अधिकारी सोते रहे। तो निश्चित तौर पर ये स्थितियां रही है। अब तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब सीधा सही है, जो भी प्लानिंग तैयार अब केंद्र सरकार की मदद से हम करेंगे, उसमें उन क्षेत्रों को ठीक भी करना होगा और भविष्य में। वजीर साहब, अब देखिए चर्चा ना हम चाहते हैं कि चर्चा जनता के हित में हो, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। हमारा जो कार्यक्रम है उसमें हम जवाब मांग रहे हैं सरकार से। देखिए, मैं अब आरोप प्रत्यारोप में ना जाते हुए ये सवाल आपसे पूछूंगी कि बार बार उत्तराखंड में ऐसी त्रासदियां देखने को मिल रही हैं। और देखिए, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र इसलिए बार बार हो रहा है कि 1976 में बता दिया गया कि उत्तराखंड में क्या क्या तस्वीरें सामने आ सकती हैं, लेकिन हमने कोई सबक नहीं लिया। और उसमें सिर्फ आपकी सरकार जिम्मेदार नहीं, बल्कि उससे पहले भी और जो सरकार है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस, यही चलता रहा सिलसिला। मैं अब आपसे ये जानना चाह रही हूं कि वहां पर लोगों को बचाने के लिए आगे आप लोगों के पास क्या एक्शन प्लान है? क्या अभी तक जो अनियोजित तरीके से वहां विकास कार्य चल रहे हैं उनको रोक दिया जाएगा? क्या पहाड़ों की दरकन के पीछे जो बड़े बड़े धमाके और जो कई विकास परियोजना है, क्या उन पर हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया जाएगा? क्या एक्शन प्लान है? फौरी राहत की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन हम रॉन्ग वे में अगर चल रहे हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या एक्शन प्लान है हमारे पास? पहली बात तो ये है कि वहाँ जितने निर्माण कार्य हैं उन सबको तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया गया है, चाहे वो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट हो चाहे अन्य कोई निर्माण कार्य हो, जिससे कि जो स्थितियां हैं और ना बिगड़े। पहली बात। दूसरी, पीपल कोटी और गौचर 2 स्थानों को आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पर बसावट हम शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हमको स्थायी तौर पर व्यवस्था करने के लिए स्थान चाहिए होंगे। तो गौचर और पीपल कोटी को चिन्हित किया गया है, लेकिन उसका भी सर्वे करवाया जा रहा है कि क्या वे उपयुक्त रहेंगे। तीसरी बात, अभी हमारे जो कल एक कमेटी की बैठक हुई है राज्य सरकार की, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अगर कोई भी कारण होगा कि एनटीपीसी की अपने स्वयं से पानी रिसाव होगा, हम कड़े से कड़ा निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेंगे। विकास कार्य जरूरी तो है, लेकिन मानव जीवन पर विकास भारी नहीं हो सकता। मानव जीवन की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए जो भी कड़ा कदम उठाना अब सवाल बैलेंस का आएगा। मैं आपके पास वापस लौटूंगी स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, क्योंकि यहाँ पर लोगों की धार्मिक भावनाएं भी हैं और क्योंकि धार्मिक जुड़ाव इस या धार्मिक महत्व इस जोशीमठ का बहुत ज्यादा है, तो आगे क्या आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या होना चाहिए? विकास होगा तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, विकास रोक दिया जाएगा तो लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे? पैमाना ये है कि आप वहां पे विस्फोट करो, वहां बड़ी बड़ी इमारतें बनाओ जहां पे नहीं बनाया जाना चाहिए, जबकि कमेटी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तो ये विनाश नहीं हो तो विकास नहीं विनाश हो जाता है ना। उसी का तो परिणाम है कि आज सभी लोग चिंतित हैं और देखो वहां पे लोग बेघर हो रहे हैं। अगर जो ये प्राकृतिक रूप से जैसे वहां पे पहले था उस तरह से विकास हुआ होता तो ठीक रहता, लेकिन उसे छेड़छाड़ किया गया और सरकारों ने सख्त उस पे अपनी गाइडलाइन नहीं बनाई जो रिपोर्ट था उसके आधार पे। दूसरी बात आप देखो, न सिर्फ धार्मिक न सिर्फ इसके साथ हमारी देश की सीमा से लगे हुए चाइना है बॉर्डर, ये भी हमारे देश के लिए भी कितना खतरनाक हो सकता है। चाइना ऐसे ही आक्रामक हुआ पड़ा है।
तो कहीं ना कहीं वो इतना महत्वपूर्ण था कि वहां प्राकृतिक छेड़छाड़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन हमें लगता है कि जानबूझकर सुनियोजित चाल से और व्यक्तिगत लोभ और लालच की वजह से जिस प्रकार से बेतहाशा जो चीजों को मना किया गया उन चीजों को किया गया, बड़े बड़े इमारतें खड़े कर दिए गए, बड़े बड़े होटल और तमाम चीजें खड़ी कर दी गई, जिसका परिणाम यह है कि आज वर्तमान में आज ज्योतिर्मठ अस्तित्व को अपने लेकर के चिंतित हो गया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हमारा एक ऐसा आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक शक्तिपीठ है, एक ज्योतिर्मठ है जो पूरे देश और दुनिया को दिशा देने का काम करता है। लेकिन वर्तमान में स्वयं अपने अस्तित्व को लेकर के जिस प्रकार से हुआ, इसका जो कारण है वर्तमान जो आजादी के बाद से जितनी सरकारें बनी वो है और लोगों का लोभ लालच जो है, आप चाहते हैं जिसका परिणाम आज हमें देखना पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि सुनियोजित विकास हो जिससे फायदा हो। राम श्रीवास्तव जी, बिल्कुल बिल्कुल, विकास के लिए कोई मना नहीं करता, विकास लेकिन तो होना सुनियोजित चाहिए, हो जिससे लोगों को नुकसान ना हो, जिससे पहाड़ को नुकसान ना हो, प्रकृति जन्य हो, प्रकृति को साथ लेकर के किया जाए, प्रकृति से छेड़छाड़ न किया जाए। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपके पास वापस लौटती हूँ। राम श्रीवास्तव जी बीच में चले गए थे, उनकी तरफ मैं रुक कर रही हूँ। राम श्रीवास्तव जी, अब बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जो पहाड़ों में दरकन है, जो पहाड़ दरक रहा है, जाहिर सी बात है ये दरका हुआ पहाड़ तो फिर जुड़ने से रहा, या ये पॉसिबिलिटीज हैं, या फिर आज जो विकराल रूप इस समस्या ने धारण कर लिया उससे हम निकल सकते हैं? इसके लिए कोई उपाय है क्या? कई उपाय हैं इसके लिए पूजा जी, और देखिए जी इसमें दो तरह का काम करना पड़ेगा। एक तो तात्कालिक व्यवस्था करना पड़ेगी। तात्कालिक व्यवस्था का मतलब ये है कि इमीडिएटली जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन है उसको किस तरह वहां मानवीय क्षति ना हो, उनको सुरक्षा के लिए संभवतः शासन कार्य कर रहा है। दूसरा जो है दूरगामी परिणाम है। दूरगामी कार्यक्रम में सबसे पहले हमको तकनीकी दृष्टि से ये देखना पड़ेगा ये पानी का जो रिसाव हो रहा है इसका रास्ता कहाँ से, क्या ये कोई बड़े पैमाने पर, क्योंकि इसके दो कारण होते हैं। एक तो इसके ऊंचाई पर कहीं तो भी पानी इकट्ठा हो रहा है, दूसरा कारण ये हो रहा है इसके नीचे की जमीन जो है धसक रही है। और यहाँ चूंकि पूरा हिमालय की जो श्रृंखला है ये इतनी कच्ची पहाड़ की श्रृंखला है कि इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण भूगर्भीय घटनाएं होती रहती हैं। पूजा जी मैं आपको बता दूं कि धरती का जो गोलाई है उस धरती के केंद्र में 3 किलोमीटर का ये सिंगल क्रिस्टल ऑफ आयरन है, वो तेज गति से घूमता है, ऊपर की परत धीरे घूमती है। और चूंकि समुद्र है, पानी है, पहाड़ है, तो इसमें दचकने आती रहती हैं, ये स्मूथली नहीं घूमता है। यही कारण है जगह जगह भूस्खलन जमीन के भीतर होता रहता है। जब कभी भी भूकंप आते हैं तो एक ईपी सेंटर होता है, उस ईपी सेंटर का जो गहराई होती है 10 किलोमीटर से लेकर 150-200 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ पर जो इस समय आवश्यकता है एक तकनीक होती है जिसके कारण हम जो है जमीन के भीतर 20 मीटर या 50 मीटर गहराई तक अगर कोई गहरी दरारें हैं तो उसकी जांच परख कर सकते हैं। जहां तक जोशीमठ का सुरक्षा का सवाल है, बहुत आसानी से इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। उसके लिए हमको पहले पता लगाना पड़ेगा ये दरारें कितनी गहरी हैं और क्या ये दरारें महज एक स्थायी रूप से आई है या स्थायी रूप से आई है, वजन अधिक होने के कारण आई है, या वहां पर जो है ऊपर जितना भी पर ये बताइए कि एकदम से तो ये नहीं आएंगी ना। राम श्रीवास्तव जी, आपकी अपनी स्टडी क्या कहती है? ये दरारें एकदम से तो नहीं आई होंगी, इसका भी एक लॉन्ग प्रोसीजर होगा, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल। ये दरारें अक्सर आती रहती हैं, आएंगी, और जब कभी भी इनके ऊपर अगर वजन ज्यादा कम होगा तो ये दरारें आएंगी। भूकंप के झटके आएंगे तो दरारें आएंगी, रीसेटलमेंट ऑफ सॉइल होता है तो दरारें आती हैं। पहली प्राथमिकता तो ये है कि मानव जीवन को बचाना। दूसरी प्राथमिकता ये है कि पानी जहां से आ रहा है उसका सोर्स का पता लगाना, क्या ये बहुत गहराई तक जा रहा है, अगर जा रहा है, और इसका एक कारण जो टनल में विस्फोट है उसको भी नहीं नकारा जा सकता, लेकिन उससे माइक्रो ट्रेमर्स आएंगे, और माइक्रो ट्रेमर्स आने से 2 या 3 रिएक्टर का आने से किसी तरह का नुकसान संभव नहीं है। ये जो है क्या इसका असली कारण है, जब तक कि हम जमीन के भीतर इसकी पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि अब जो कारण है उनको जांचने के लिए बकायदा इसके लिए पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, और आईआईटी रुड़की के लोग लगे हुए हैं, कई और भी टीम्स वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जो ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि किन कारणों से दरारें आई हैं, लेकिन तात्कालिक तौर पर लोगों को राहत देने के लिए
और वहां पर ज्यादा नुकसान ना हो जानमाल का, उसके लिए वहां जो घर है उनको गिराया जा रहा है, जो होटल्स उनको गिराया जा रहा है और लोगों को कहीं और बसाया जा रहा है। लेकिन इस बीच धीरेन्द्र जी, जो नाराजगी सामने आ रही है वो ये कि साहब हमको पहले मुआवजा दो, पहले हमारा फुल एंड फाइनल करो, उसके बाद आपको जो करना है सो करो, हम क्या करें तब तक? देखिए, असल में समस्या क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर फौरी सहायता की बात कही है, उसमें 4,000 रुपए की बात कही है। और वैसे सरकार कहती है हमारे पास कोई धन की कमी नहीं है। इधर प्रधानमंत्री दिल्ली से दहाड़ रहे हैं कि हम मदद करेंगे, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। और स्थिति ये बनी हुई कि जेब में नहीं फूटी कौड़ी, बातें लंबी चौड़ी। पहली बात यह है कि दिल्ली को एक बड़ा पैकेज यहाँ पर देना चाहिए था, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का, जिससे कि उदारता पूर्वक वहां पर राज्य सरकार लोगों के साथ खड़ी दिखाई देती। आज वहां पर एक नया शहर बनाने की आवश्यकता आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने वहां दौरा करके कहा है कि वहां के लोगों को देहरादून विस्थापित करना चाहिए, जैसे कि टिहरी के लोगों को विस्थापित किया गया था। तो मुझे इस बात को तो खैर अभी समझना पड़ेगा कितने ठंडे इलाके के लोग देहरादून जाना चाहेंगे कि नहीं, या हरिद्वार जाना चाहेंगे कि नहीं। लेकिन वहां पर जो अभी तात्कालिक तौर पर 2 एक स्थानों का चयन किया गया है, उनकी भी प्राकृतिक स्थिति क्या है, और कल वहां पर भूकंप आ जाए, जेब नहीं कौड़ी और बातें लंबी चौड़ी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, दिल्ली से कोई पैसे की मदद आ नहीं रही है, राज्य का खजाना वैसे खाली है। बोलिए, 4,000 रुपए देके जवाब ले लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता से। ठीक है, जवाब सीढ़ी बताई जा रही है। देखिए, कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है वो है आपदा में भी राजनीति करना। वीरेंद्र प्रताप जी को मालूम होना चाहिए कि जो 5,000 रुपए दिया जा रहा है, इसके 4,000 चर्चा की जाती है, वो किसके लिए है? वो आपके राशन के लिए है, गेहूं, चावल और सब्जी के लिए है। राशन तो आप लोग अलग से दे रहे हैं ना, वो तात्कालिक खर्चे के लिए है कि अगर किसी को जरूरत है वो पैसा लेकर के उसको दे रहे हैं, आप इसका सामान खरीद लीजिए। ये उसके घरेलू सामान के लिए है। और बाकी जो मुआवजे की राशि है, ये सिर्फ, अच्छा एक और चीज में भसीन साहब, ये सिर्फ जोशीमठ में क्योंकि ज्यादा शोर वहां पर है, या फिर ये सब कर्णप्रयाग और टिहरी के लिए भी होने वाला है? क्योंकि आपदा और आफत तो वहां पर भी अब आनी शुरू हो चुकी है। ऐसे तो नहीं कि जहां पर लोग ज्यादा हैं, भीड़ ज्यादा है, लाइमलाइट ज्यादा है, वहां पर थोड़ा सा चलो कर दो इंतजाम, उसके बाद बाकी का थोड़ा देखेंगे धीरे धीरे। हमारी सरकार, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसमें हस्तक्षेप किया है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी डे एंड नाइट इस काम में लगे हैं। तो हमारी दृष्टि पूर्व उत्तराखंड को लेकर के है। जो भी मैंने आपसे कहा, ये कह रहे हैं कि वो तो बहुत बार जाते हैं, लेकिन क्या लेकर आए हैं उत्तराखंड के लिए? वीरेंद्र प्रताप जी को मैं याद दिलाऊंगा कि जो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के टाइम पर आई थी, आपकी राज्य में सरकार भी थी, आपकी केंद्र में सरकार भी थी। उसके बाद 2006 और 2013 में भी कांग्रेस सरकार आई थी उत्तराखंड के अंदर। वीरेंद्र जी बताइए, वहां तो आप कौड़ी और बातें लंबी चौड़ी की कर रहे थे, अब आपकी बातें कहां रही? किया कुछ नहीं लोगों ने, केवल आज भी जो राजनीति कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भैया, जो मदद करती है, मदद करने यहाँ से टोपी वहां, वहां से टोपी यहाँ, यही करते रहेंगे आप लोग? ये करते रहेंगे क्या? हम तो फील्ड में काम कर रहे हैं, और ये बयानबाजी कर रहे हैं। ये आपस में टोपी कब तक पहनाते रहेंगे आप लोग? सरकार तो आपकी भी वहां पर रही और सरकार इनकी भी रही, उतना ही जिम्मेदार तो आप भी जितना ये जिम्मेदार है। आप जो है क्या कहते हैं, राज्य मंत्रियों की रेवड़ियां बांटने पे लगे हैं। 4 दिन से भाजपा के अंदर ये चर्चा हो रही है कि 250 राज्य मंत्री बनाने की। अरे जनता की बात कीजिए, अपनी राजनीति की नहीं भाई। वीरेंद्र जी सवाल का जवाब दीजिए, कब तक मेरी टोपी उसके सर, उसकी टोपी मेरे सर करते रहेंगे आप लोग? जनता की बात कीजिए। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आपके भी सामने आई, राज्य मंत्रियों की नियुक्तियों के बारे में मीटिंगें लेने पे लगे हुए हैं। 400 तो आपने बांट दिए धीरेन्द्र जी, आप भी खुद भी रहे। और मुख्यमंत्री आपके जो है वो नई दिल्ली धामी बने, हर दूसरे दिन दिल्ली जाने पे लगे हुए हैं। पहाड़ आने का उनको कोई वो नहीं है, समय नहीं है। तो इस बात का कि आज मानवीय त्रासदी में राजनीति कर रहे हैं आप। शर्म की बात तो ये है कांग्रेस के लिए, तो क्या मुद्दा विहीन है? आपको पूरे देश की जनता ने नकार दिया, आज यहाँ पर भी राजनीति कर रहे हैं। हाँ, जनता ने नकार दिया। दिल्ली में आपका खाता खोलना मुश्किल हो गया। अभी आप क्या कहते हैं, हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं, अभी 8 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। भसीन साहब, इसके अंदर अरे सुनिए भाई, जनता की बात कीजिए। आप लोग कहा, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, कब तक आप लोग करते रहेंगे? सिंह गर्जना करने पे लगे मुद्दे की बात कीजिए ना। मैंने पूछा कि आप तो धीरेन्द्र जी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि ये जिम्मेदार है। आधी बार आपकी सरकार, आधी बार इनकी सरकार, तो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आपके लिए भी उतनी, इनके लिए भी उतनी। न्याय की बात करते हैं। और दूसरी बात, आप महंगाई के नाम पर सिलेंडर बैलगाय पर रख कर आप लेकर चल देते हैं। आप इस बार इस पहाड़ के विषय को लेकर क्या करेंगे? आप ये बताइए ना, यहाँ पर बस दुर्घटना में लोग मर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री 2 लाख रुपए दे रहे हैं, और गुजरात के लोगों को 4 लाख रुपए दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री को उत्तराखंड का बड़ा हितैषी बताने पर लगे हैं आप।
बताइए। क्या जवाब है आपका इसका? आप वसीम साहब इसका जवाब दीजिए। गुजरात के लोगों को क्यों 4 लाख रुपए मिलता है? ये कह रहे लोगों को क्यों 2 लाख रुपए मिलता है? ये कह रहे हैं कि आप तो विकास की बात करते हैं, लेकिन कहाँ है विकास? ये कह रहे हैं कि साहब गुजरात के लोगों को ज्यादा दे रहे हैं और पहाड़ के लोगों को कम दे रहे हैं। देखिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पहले अगर विकास दिखाई नहीं देता तो इनका दृष्टिकोण से ज्यादा लोग मारे गए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा 2 लाख रुपए भेजा केंद्र में और गुजरात के लोगों को 4 लाख अटल जी के द्वारा दिया गया पैकेज छीन लिया था उत्तराखंड से। ये पापी देखिए एक एक करके, मैं फिर से दोहराऊं, एक एक करके आप लोग बात कीजिए ना प्लीज। अटल जी का हम यहाँ राजनीति नहीं है। आज मैंने कहा जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, हर किसी को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन एक एक करके देना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। हमने खून बहाया, हमने जेलें काटी। अरे खून बहाया, अब क्या? अब लोगों के आंसू बह रहे हैं। आप लोगों ने क्या खून बहाया? यूपी से अलग करके उत्तराखंड अलग बनाया, लेकिन फिर भी लोगों के आंसू बह रहे हैं। तो आप लोगों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। वहाँ पर कांग्रेस के लोग, आप लोगों ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया ताकि वहां पर विकास परियोजना आए। अब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि लोगों की आंखों में आंसू है। और आज इनके गोली चलाने वाले इनके बड़े नेता हैं इनके यहाँ पर। अरे छोड़िए भैया, पर्सनली इंडिविजुअल अटैक छोड़िए, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, किस लिए बनाया था उत्तराखंड आप लोगों ने अलग? वसीम साहब, किस लिए बनाया था आप लोगों ने उत्तराखंड अलग? आप चलिए बताइए धीरेन्द्र जी, किस लिए बनाया आपने उत्तराखंड को अलग? इसलिए विकास के लिए। डर के लोगों के आंसू बहे, तो आप लोग ये बातें करें बैठकर। हम बिल्कुल थे, धीरेन्द्र जी ने बात छेड़ी, मैं बिल्कुल राजनीति पर नहीं किया था। धीरेन्द्र जी बताइए, जवाब दीजिए, इसलिए बनाया गया था क्या उत्तराखंड अलग? इसलिए खून बहाया था क्या? जो आप खून बहाने की बात कर रहे हैं कि जब जनता के मुद्दों की बात आए तो अपनी राजनीति आप करें, उनके आंसू बहते रहे। आजकल धीरेन्द्र जी देखिए, ये जो 4,000 रुपए दिया इसके लिए शर्म आनी चाहिए। ऊँट के मुंह में जीरा है भाई, ग्रोसरी के लिए दिया, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बिना दिन के आप लोग आ जाते हो, आप बिना दिन के 4,000 रुपए देकर आप लोग अपना चलिए बताइए, भारी अपना क्रांतिकारी बन रहे हैं। क्रांतिकारी तो हम लोग हैं ही। ये बताइए कि आगे क्या किया जाए? मैं तो प्लान की बात करूंगी, मैं ये राजनीति की बात नहीं करूंगी। जवाब देना पड़ेगा आप सब लोगों को। जवाब दीजिए कि क्या करना चाहिए जनता के लिए। मैं जवाब देता हूँ। देखिए हमारी सरकार है और हम इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। हम कांग्रेस से कोई उम्मीद भी नहीं करते। कोई कांग्रेस के नेताओं को तो केवल बयानबाजी करते हैं। साहब जब बात शुरू हुई थी तभी मैंने जिम्मेदारी ली थी, आप पूछ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी विदेश मामले से जुड़े हुए हैं, वो लगातार केंद्र से मदद दे रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई टीम की राम श्रीवास्तव जी, एक सेकंड, राम श्रीवास्तव जी, चक्रपाणी महाराज जी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। राम श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि क्या अब मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट की तमाम जो मुख्य बातें थी उन पर फोकस करके ही क्या पहाड़ों को बचाया जा सकता है? पूजा जी देखिए, अधिकारियों की दृष्टि से अधिकारियों की पहले बैठक हुई मुख्यमंत्री जी के साथ। कृपया एक करके सर, एक सेकंड, जरा मैं राम श्रीवास्तव जी जरा सवाल पूछूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी राम श्रीवास्तव जी। देखिए, अक्टूबर 2019 में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में एक 60 पेज का रिव्यू आर्टिकल छपा है, उसको सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद आपको पूरी तकनीकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अक्टूबर 2019 का वो रिसर्च पेपर है, रिव्यू पेपर है, और पूरी तरह हिमालय के ऊपर फोकस है। उससे हमको ये पता लग जाएगा कि भविष्य में कब कब कैसे खतरे आ सकते हैं। रहा सवाल आज की स्थिति में जो हमको इमीडिएटली काम करना चाहिए, वो पहले तो मानव की जो क्षति हो सकती थी उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा काम ये करना चाहिए कि पानी का स्राव जो हो रहा है उसका सोर्स का पता लगाना चाहिए। तीसरा ये देखना चाहिए कि आज की तारीख में हमारे देश में कहीं पर भी पहाड़ों पर भवन निर्माण का प्रोटोकॉल है। चलिए इसको रोक दिया जाए। अभी सिर्फ राम श्रीवास्तव जी, इसको रोक दिया जाए, लेकिन 2-3 बातें हैं। एक, जो दरारें हैं वहां से पानी रिस कर आ रहा है। अगर दरारों तक होती बात तो भी समझ में आता, वहां से पानी निकल कर आ रहा है। हमने उत्तराखंड में वो त्रासदी देखी है जब तेज धाराओं ने सब कुछ अपने साथ बहा दिया। तो क्या यहाँ तो ऐसा नहीं कि पहाड़ों में से पानी, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों को बार बार डरा रही है। लोगों को देखिए, आपने देखी होंगी तस्वीरें, लोगों के घरों में दरारें हैं। मतलब लोगों को लगता है कि देखिए, हमने फिल्मों में और टीवी सीरीज में देखा कि जमीन फट गई और सब कुछ धंस गया। लोगों को ये डर लगता होगा हर सेकंड। आप देखिए, ये जो घटना है इसके क्या असली तकनीकी कारण है उनको तो पहले पता लगाना ही होगा, लेकिन संभावना इसको निरस्त नहीं किया जा सकता कि कहीं जो है पानी का भराव हो गया है
और उसके दबाव के कारण ये सब गड़बड़ हो रही है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूं। चक्रपाणी महाराज जी, इसे आप धार्मिक मानते हैं या इसको आप प्राकृतिक मानते हैं? देखिए, प्राकृतिक भी है और धार्मिक भी है। धार्मिक ये है कि वहां पे निश्चित रूप से जो ज्योतिर्मठ का सम्मान लोगों ने नहीं किया, और प्राकृतिक भी है कि प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से छेड़छाड़ किया गया, रिपोर्टों तक को भी नहीं मानी गई। तो निश्चित रूप से जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसकी आपदा के रूप में आता है। और यह तो इसमें तो सभी पार्टियों को अपनी अपनी एक दूसरे की कटुता छोड़ करके और ये आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए, बल्कि लोगों को ये वहां से सुरक्षित निकालने का और प्रकृति को सम्मान करने का यह अवसर है। इस समय प्रायश्चित करने का समय है, तो ज्योतिर्मठ से माफी मांगने का समय है, उसकी पूजन करने का समय है कि पूजा करके जो अब तक हम गलतियों करें उसको प्रायश्चित करें, और वहां पे जो भी स्थानीय रूप से देवता है उनकी उपासना करने की आवश्यकता है कि करके क्षमा मांगे जो पाप किया। और क्योंकि निश्चित रूप से ये जो उसके दोहन किया, उसके दोहन के पाप का परिणाम है कि वर्तमान में आज जो है लोगों के आंखों में आंसू आया है। तो उस आंसू आ रहा है तो अब तो कम से कम इससे ज्यादा क्षति तो ना हो, इसके लिए जरूरी है कि वहां स्थानीय देवता की उपासना करें, और उपासना करके और सभी लोग प्रार्थना करें। विनती प्रार्थना से तो हर कुछ समस्या का, बड़े बड़े समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन हम एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे और कमियां निकालते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि और हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने मन की साफ रखना चाहिए, कटुता छोड़ करके, और वहां पूजन पाठ करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आपदा से हमें उबारो, हमारी जो गलती हुई उसके लिए माफी और क्षमा मांगना चाहिए। वसीम साहब, जो गलती हुई उसके लिए माफी मांगना चाहिए और फिर लोगों के लिए इंतजाम भी हाथों हाथ कर देने चाहिए, जो अभी किए भी जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं तस्वीरों में लोग सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे उन इंतजामातों से। पूजा जी, पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि मैंने अपने वक्तव्य में कभी राजनीतिक बात छेड़ी नहीं, तो केवल मानवीय त्रासदी की बात किया, और मुख्यमंत्री जी ने सबका सहयोग मांगा, पार्ट फॉर पार्टी लाइन, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो विषय हमारे श्रीवास्तव साहब कह रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है NDMA के जो अधिकारी हैं उनके मुख्यमंत्री श्री धामी जी के संग बैठक हुई है, और उसमें कई विषय तय किए गए कि जितनी रिपोर्टें आई हैं उनको अंडर वन रूफ जो स्टडी करके हम आगे बढ़े, पहली बात। और जिन दरारों का जिक्र भी श्रीवास्तव साहब कर रहे थे उसके बारे में विषय निकला, एक पहले देखा जाए कितनी गहराई से आ रही है, इसका सोर्स क्या है, और एक्सपर्ट्स अपनी फिर पुख्ता रिपोर्ट देंगे जिसके आधार पर सरकार आगामी कार्रवाई करेगी। तात्कालिक विषय पर भी काम हो रहा है, और भविष्य के दृष्टिकोण से भी एक बड़ी कार्य योजना और एक्शन प्लान बनाने के बारे में एक सहमति देर नहीं करती सर, आते आते 14 महीने से लोग इन दरकी हुई दीवारों में रह रहे थे, रिश्ता हुआ पानी देख रहे थे, ठंडी हवाएं उन दरारों में से आ रही थी उनके घरों में। तत्कालीन विषय में सरकार तो पहले दिन से एक्टिव हो गई थी, लेकिन जो लंबा एक्शन प्लान है इसमें तो एक्सपर्ट्स की राय हमको लेनी है और ली जा रही है। तो चक्रपाणी जी ने बात कही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम राजनीति में ना उलझे, हम जनता के हित को सर्वोपरि मानते मिलकर के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम ये निकालने को फायदा नहीं है, इसलिए राजनीति ना करके हम मिलकर के काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। राजनीति करने के बहुत मुद्दे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। मैं बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए कह रही हूँ कि एक तो वहां से लोगों को कहीं और बसाना, फिर उनके लिए रोजगार के अवसर भी आप लोगों को देने पड़ेंगे। ये कोई ऐसा नहीं कि चलिए टेम्परेरी बेसिस पर हो सकता है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आप उनको राशन भी प्रोवाइड करवा दें, आप उनको रहने का किराया भी दे दें, लेकिन ये तात्कालिक और फौरी राहत हो सकती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जाहिर सी बात है एक बड़ा पैकेज आपको चाहिए होगा। धीरेन्द्र जी ने जो बात कही है उसके लिए उत्तराखंड को एक बड़ा पैकेज चाहिए होगा। तो बड़ी वेग बात कही, हम तो कह रहे हैं हमने जो काम कर दिया है, हमने पीपल, कोटी और गौचर में स्थान चिन्हित कर दिए हैं कि यहाँ पर हम करना चाहेंगे, लेकिन वहाँ बसावट लाने से पहले धीरेन्द्र जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी 10 सेकंड क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र जी, जल्दी से मुझे खत्म करना है। 1053 रुपए का सिलेंडर है बाजार में और 4000 की राहत हो रही है, इससे राशन ले आएंगे सब लोग। चलिए थोड़ी मदद का हाथ आप भी बढ़ा दीजिए। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।